दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हाइप क्लासेस में। मैं हूं शिवाजी। पिछला वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने यह पढ़ा था कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्ग के लोगों के द्वारा किस तरह से विद्रोह किया गया। खासकर हमने समझा था कि एक आम जन ने किस तरह से विद्रोह किया था। और मैंने आपको यह भी बताया था कि आगे हम जो पढ़ेंगे वह स्पेसिफिक होकर, जैसे कि जनजातियों का क्या विद्रोह हुआ, कहाँ विद्रोह हुआ, फिर किसानों का कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, उसको समझेंगे। तो आज के वीडियो में हम यह समझेंगे कि जनजातियों द्वारा कहाँ कहाँ और किस तरह के विद्रोह किए गए। और कल मैंने आपको समझाया था कि किसी भी विद्रोह के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं वह दो तीन सवाल मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, यानी कि दो तीन तरह से पूछे जाते हैं। एक, अगर हम जनजातीय विद्रोह की बात करें तो किस क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ, दूसरा कि कब हुआ यह विद्रोह, और तीसरा कि इसका नेतृत्व किसने किया। तो तीन मुख्य सवाल हैं जो पूछे जाते हैं इससे। तो आइए आज हम जनजातीय विद्रोह के बारे में समझते हैं, और हमारा जो टॉपिक है वह है भारत के प्रमुख जनजातीय विद्रोह। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण विद्रोह है वह है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह, अब देखिए खोंड जो जनजाति है ये सारा जनजाति वाला ही विद्रोह है। तो आप नाम से भी समझ सकते हैं कि खोंड जो जनजाति है उसका क्षेत्र कहाँ है और कहाँ विद्रोह हुआ था। तो देखिए उड़ीसा का जो क्षेत्र है, बंगाल, मध्य भारत, ये फैला हुआ एक पट्टी नुमा एरिया, इसमें जो है खोंडों ने विद्रोह किया था। और इसका जो समय काल है ये अनुमानित है 1854 से 1857 तक यह विद्रोह चला था। क्यों हुआ विद्रोह, यह महत्वपूर्ण है जानने के लिए कि आखिर खोंड विद्रोह क्यों हुआ, इन लोगों ने क्यों विद्रोह किया। तो मेन तो एक था अंग्रेजों द्वारा जो शोषण किए जाते थे, अंग्रेजों द्वारा जो नए कानून लगा दिए गए थे, नए कर लगाए गए थे, उस कर से लोग, उस टैक्स से लोग परेशान थे। अब देखिए जनजातियों का जो स्वभाव है उसको आप पहले से समझे हुए हैं। जनजातीय का जो स्वभाव होता है वो होता है कि वह अपने ही क्षेत्र में, वन प्रदेश में वो रहना चाहते हैं, अपनी रीति रिवाज के अनुसार, अपनी परंपराओं का के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। उसमें अगर कोई हस्तक्षेप होता है, कोई अगर उसमें प्रवेश करके उनको परेशान करता है तो वो फिर उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो जनजातीय स्वभाव से ही अलग थलग होते हैं, यानी कि वो अपने ही समुदाय, अपने ही समूह के नियम परंपरा को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, पहनावा, हर चीज बाकी जो लोग हैं उनसे अलग होता है। और यही कारण है कि जनजातियों के क्षेत्र में, जो खासकर वन का क्षेत्र हुआ करता था, उसमें जब अंग्रेजों का प्रवेश हुआ, उसमें जब जमींदारों का प्रवेश हुआ, उसमें जब साहूकारों का प्रवेश हुआ, तो कहीं ना कहीं जनजातीय जो लोग थे उनको क्या हुआ, वो असहज महसूस करने लगे। वो जो ट्राइब्स थे वो असहज महसूस करने लगे, और इसका परिणाम था कि जगह जगह विद्रोह हुआ था। तो अब आइए सबसे पहले जो हम समझ रहे हैं खोंड विद्रोह, तो हमने आपको बताया कि यह किस क्षेत्र में हुआ था। अब क्यों हुआ, तो कारण तो आप समझ ही रहे हैं। सभी जनजातीय विद्रोह का कारण लगभग एक ही होगा कि उनके क्षेत्र में किसी बाहरी का प्रवेश हो जाए, उन पर कोई ऐसा शोषणकारी नीति या नियम लागू कर दिया जाए ताकि वह विद्रोह करे। तो ये सब जो बातें हैं वो देखिए आप, जैसे अंग्रेजों द्वारा नए नए टैक्स लगाए गए खोंड जनजाति पर। जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश, जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश कैसे होगा, तो जो वन क्षेत्र था, जिस क्षेत्र पर वह डिपेंड करते थे, निर्भर रहते थे, वहीं से वो आहार प्राप्त करते थे, तो वन क्षेत्र की कटाई की जाने लगी। उसमें जो है कृषिगत जो कार्य है वो किए जाने लगे, उद्योग लगाए जाने लगे। तो इससे क्या हुआ, इससे अंग्रेज के खिलाफ तो वो हुए ही, साथ ही साथ जमींदारों के खिलाफ भी हो गए, क्योंकि जमींदार ही कृषि को बढ़ावा दे रहे थे, जमीन का अधिग्रहण कर रहे थे, तो उसके खिलाफ हो गए। अंग्रेजों द्वारा जब नए कर लगाए गए, नए टैक्स लगाए गए, तो पैसा तो उनके पास उतना था नहीं, तो साहूकारों का प्रवेश होता है। साहूकार क्या कर रहे थे, तो इनको ऋण देते थे, यानी कि लोन देते थे जनजातीय लोगों को, और उस लोन पे अधिक से अधिक ब्याज लेने का यह प्रयास करते थे। तो अंततः होता यह था कि जो भी जनजाति इन साहूकारों या जमींदारों के झमेला में पड़ते थे, वो जो है बहुत ज्यादा लोन में डूब जाते थे, कर्जदार हो जाते थे। तो ऐसी स्थिति में भी यह विद्रोह हुआ था। दूसरा कि एक जो परंपरा उन लोगों के अंदर थी, मैंने पहले ही कहा कि खास परंपरा का वो पालन करते हैं। तो नर बलि देने की एक परंपरा थी, प्रथा थी खोंड जनजाति में, उसका जो है, उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो यह भी एक कारण बना था क्या, किसका, खोंड विद्रोह का। अब देखिए एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि नेतृत्व किसने किया, ये सवाल पूछे जाते हैं। तो खोंड विद्रोह का जो नेतृत्व किया था उनका नाम था चक्र बिश्नोई। तो आप याद रखेंगे, चक्र बिश्नोई के द्वारा खोंड विद्रोह का नेतृत्व किया गया। अब आइए दूसरा महत्वपूर्ण विद्रोह है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह को आप समझ लीजिए।
कोल भी एक जनजाति थी और अभी भी है कोल जनजाति। ये सभी जनजाति अभी भी हैं, वर्तमान में भी है, लेकिन पहले जिस तरह से वो जीवन यापन करते थे उसमें काफी परिवर्तन आ गया है और एक सामान्य जीवन अब वो जीने लगे हैं। तो कोल विद्रोह का समय काल देखिए, 1831 से 1832 ईस्वी का जो समय काल है वह कोल विद्रोह का काल है। किस क्षेत्र में हुआ यह विद्रोह? तो यह विद्रोह होता है छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में। छोटा नागपुर का पठार आप जानते हैं कहां पर है? तो आप ये समझ लीजिए कि बिहार का जो दक्षिण बिहार है, जो आज का झारखंड है, वो सब छोटा नागपुर का एरिया है। जो झारखंड है वो छोटा नागपुर का एरिया है। तो ये जो छोटा नागपुर का पठार था, इस क्षेत्र में ये जनजाति निवास करते थे। इसका कारण क्या था इनके विद्रोह का? तो जमींदारों द्वारा कर बढ़ाना। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि जमींदारों द्वारा, साहूकारों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा इनके क्षेत्र में प्रवेश, इनके अधिकार को छीनना, यही सब कारण रहेगा संपूर्ण जो जनजातीय विद्रोह है उसका। तो जमींदारों द्वारा कर बढ़ा देना, जो पहले से टैक्स लेते थे जमींदार, उसका क्या किए, वो बढ़ा दिए। तो इससे उनको दिक्कत हुई कोल जनजाति को, तो उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। साथ ही दीकुओं का प्रवेश, दीकू का मतलब क्या होता था? दीकू एक शब्द था, वो लोग प्रयोग करते थे जनजाति लोग। दीकू का अर्थ होता था बाहरी लोग। जो बाहरी लोग हैं यानी कि जो गैर जनजाति लोग हैं, उन सभी के लिए दीकू शब्द का प्रयोग करते थे। तो दीकुओं का जबरन प्रवेश कराया गया। जो बाहर के लोग थे उनको लाकर जो आदिवासी जनजातीय लोग थे उनके क्षेत्र में प्रवेश कराकर उन लोगों को वहां बसाया जाने लगा। तो इसका इन्होंने विरोध किया था कोलों ने। इसका नेतृत्व किसने किया था कोल विद्रोह का? तो देखिए, बुद्धो भगत महत्वपूर्ण है। बुद्धो भगत ने इस कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था और बाद में गंगा नारायण ने भी क्या किया, तो इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इसमें। मुंडा, ओराव, हो, महाली, ये सभी जनजाति है, ये लोग भी शामिल हुए थे। यानी कि कोल विद्रोह में और भी कई जनजाति, कई आदिवासी लोग जो है शामिल हुए थे। उसके बाद आइए तीसरा महत्वपूर्ण है संथाल विद्रोह। बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार के दृष्टिकोण से भी सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि ये कोल विद्रोह छोटा नागपुर का पठार भी बिहार का क्षेत्र था, अब जो है वो झारखंड अलग होने से झारखंड में चला गया है। संथाल विद्रोह देखिए 1855-56, कई बार सवाल पूछे गए हैं, वर्ष भी पूछा गया है। तो सबसे पहले कौन सा क्षेत्र था? दामन ए कोह, ये भी सवाल पूछा गया। ये क्षेत्र, ये एक्चुअल में क्या था? संथाल परगना का क्षेत्र था। संथाल परगना का क्षेत्र था। और अगर वर्तमान समय से समझना चाहे तो भागलपुर से लेकर राजमहल का की जो पहाड़ी है, उस क्षेत्र के बीच का जो एरिया है वो दामन ए कोह कहलाता था। और वो जो एरिया था वो संथालों का गढ़ था, वो संथालों का एरिया था। संथाल परगना इसीलिए कहा गया उसको, संथाल परगना था वो। देखिए, और भी कई क्षेत्र में विस्तार हुआ, जैसे बीरभूम, बांकुर, पलामू, छोटा नागपुर, ये सब जो क्षेत्र थे झारखंड के, जो वर्तमान में झारखंड में है ये सब एरिया, इन सब क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ था इस संथाल विद्रोह का। कारण क्या था? कारण क्या था? देखिए, कारण तो सबका लगभग एक है, अंग्रेजी उपनिवेशवाद, वही कारण है। अंग्रेजों का प्रवेश, अंग्रेजों द्वारा इनके क्षेत्रों पर कब्जा किया जाना। महाजनों द्वारा ब्याज, ये वही कारण है जो पहले भी हमने समझाया है। महाजनों द्वारा ब्याज, ब्याज क्यों? क्योंकि अब जो ये संथाली हो या कोल हो या खोंड हो, इनको कर्ज लेना पड़ रहा था। कर्ज क्यों लेना पड़ रहा था? क्योंकि इनको जो है किसी को देना था। किसको देना था? अंग्रेजों को कर के रूप में, टैक्स के रूप में पैसा देना था। तो उनको कर्ज लेने की आवश्यकता होती थी और महाजनों का, साहूकारों का प्रवेश हो रहा था, वो ब्याज लेते थे और ऋण देते थे। फिर पुलिस का भ्रष्टाचार, पुलिस बहुत अत्याचारी, अंग्रेजी जो पुलिस थी वह क्या करती थी, तो वहां पर जाकर वहां जो जनजाति थे उन लोगों को परेशान करती थी, पैसा छीनना, लूटना, जबरन वसूली करना। जो महिलाएं होती थी जनजाति लोगों की, उन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, दुर्व्यवहार करना। तो ये जो पुलिस का भ्रष्टाचार था, इसका भी परिणाम था संथाल विद्रोह। अदालत और न्याय व्यवस्था, जो अंग्रेजी अदालती और न्याय व्यवस्था थी, उसमें इन लोगों के लिए कोई न्याय का व्यवस्था नहीं था, इन लोगों के लिए कोई न्याय की सुविधा नहीं थी। ये न्याय केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए था, अंग्रेजी लोगों के लिए था। तो जो अंग्रेजी कानून लाए गए, अंग्रेजी अदालत लगाए गए, जो अंग्रेजी न्याय व्यवस्था लाए गए, उनमें इन लोगों को कोई स्थान नहीं दिया गया, उल्टा इन लोगों का शोषण इसके माध्यम से होता रहा। तो ये सब कारण रहे थे। विद्रोहियों ने क्या किया? विद्रोहियों ने डाकघर हो, रेलवे स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, इन सबको लूटपाट किया, इन सबको लूटा ही नहीं, लूट कर आग लगा दिया, इन सब क्षेत्रों को जलाया। जो सरकारी देख रही है, सारा सरकारी ऑफिस है, डाकघर हो, रेलवे स्टेशन हो या पुलिस स्टेशन हो, ये सब क्या है? सरकारी ऑफिस है। तो इसको लूट कर इस पर कब्जा कर लिया गया, कहीं आग लगा दिया गया। तो ये सब किया गया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण है, सिद्धो और कान्हू। सिद्धो और कान्हू दोनों थे भाई, इन दोनों ने क्या किया था? इस संथाल विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, नाम याद रखेंगे, कई बार सवाल पूछा गया है। अगस्त 1855 ईस्वी में सिद्धू
और फरवरी 1856 ईस्वी में कान्हू को पकड़ लिया गया, अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया। दोनों का समय काल याद रखेंगे। 1856 ईस्वी में जो भागलपुर का एरिया है के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड, ये दोनों का नाम याद रखेंगे, लॉयड और ब्राउन, ये भी सवाल पूछा गया है। तो ये भागलपुर के कमिश्नर थे उस समय के, ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में इस विद्रोह को यानी कि संथाल विद्रोह को अंततः दबा दिया गया। तो ये अभी आपने समझा खोंड विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह। अब आइए आगे, अगला विद्रोह है मुंडा विद्रोह। अब देखिए मुंडा विद्रोह का जो समय काल है वो क्या है, तो मुंडा विद्रोह का समय काल क्या है, 1899 से 1900 ईस्वी समय काल पूछा जाता है इस विद्रोह का। क्षेत्र क्या है, छोटा नागपुर। देखिए छोटा नागपुर का जो पठारी एरिया है वो वर्तमान में आप समझिए कि जो उत्तरी झारखंड है वो है, और आप इसको दक्षिण बिहार भी समझ सकते हैं। तो ये छोटा नागपुर का जो एरिया है ये जनजातीय क्षेत्र था, ये आदिवासियों का एरिया था, इसलिए ज्यादातर विद्रोह आपने देखा होगा, अभी जो हमने बात किया पिछले भी कई विद्रोहों के बारे में, तो इस क्षेत्र में ये विद्रोह हुए हैं क्योंकि ये जनजातीय आदिवासियों का एरिया था। अब देखिए मुंडा विद्रोह का समय और जगह तो आप समझ गए। अब देखिए क्यों हुआ था, तो यह इसका कारण था खुटकट्टी भूमि व्यवस्था का जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली व्यवस्था में परिवर्तन का विरोध किया गया था। देखिए जो मुंडा जनजाति थी, जो मुंडा आदिवासी लोग थे, उनके आपस में एक व्यवस्था प्रचलित थी, खुटकट्टी व्यवस्था। खुटकट्टी व्यवस्था क्या थी, ये एक भूमि व्यवस्था थी, यानी कि सामूहिक रूप से किसी जमीन के टुकड़े पर खेती करना, यानी कि सामूहिक रूप से सब लोग मिलकर एक ही क्षेत्र में खेती करते थे। इस व्यवस्था को कहा जाता था खुटकट्टी व्यवस्था। लेकिन बाद में क्या किया गया, जमींदारों ने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और जमींदारी व्यवस्था को शुरू किया, व्यक्तिगत व्यवस्था शुरू किया, यानी कि एक व्यक्ति को एक क्षेत्र दिया जाता था ताकि उससे आसानी से भू राजस्व वसूला जा सके। तो इस व्यवस्था का जो है विरोध किया था मुंडाओं ने। ठीक है, तो इसको आप समझ गए कि ये जो व्यवस्था थी खुटकट्टी व्यवस्था, इसको जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा था, इसी का विरोध था मुंडा विद्रोह। कौन थे नेता इसके नेतृत्व, तो नेतृत्व महत्वपूर्ण है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा बहुत फेमस पर्सनालिटी है इतिहास में, तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बिरसा मुंडा। इसे बाद में बहुत राजनीतिक धार्मिक रंग भी दे दिया गया, इसे उलगुलान विद्रोह कहा गया। देखिए ये भी सवाल पूछा हुआ है, किस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहा गया है, तो मुंडा विद्रोह को। उलगुलान विद्रोह का मतलब क्या है, महान विद्रोह, महान विरोध, उलगुलान विद्रोह कहा गया है। इस विद्रोह की खासियत यह थी कि इस विद्रोह में महिलाओं ने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी, इसलिए महिलाओं की जो भूमिका थी वह काफी महत्वपूर्ण रही थी इस विद्रोह में। घटनाएं जो घटी फरवरी 1900 में क्या हुआ, देखिए बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया, कहां से, सिंहभूम से। यह सवाल भी पूछा गया है, कहां से गिरफ्तार किया गया, तो सिंहभूम से गिरफ्तार किया गया। सिंहभूम जिला आप जानते हैं अभी कहां है, तो अभी झारखंड में है। तो फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभूम से गिरफ्तार किया गया और कहां भेज दिया गया, रांची के जेल में डाल दिया गया, जहां इनकी मृत्यु जून 1900 में हो गई। यह सवाल पूछा हुआ है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कहां हुई थी, तो रांची में हुई थी, रांची के जेल में इनको रखा गया था, वहीं पर जून 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में क्या हुआ, बाद में जब ये बहुत तीव्र विद्रोह हुआ था, बहुत तीव्र विरोध था, तो बाद में खुटकट्टी व्यवस्था को क्या किया गया, मान्यता दे दी गई, मान लिया गया, और साथ ही साथ जो बैठ बेगाड़ी व्यवस्था थी उस पर भी रोक लगाया गया। बैठ बेगाड़ी व्यवस्था क्या था, तो बिना पैसा दिए काम लेने की परंपरा, यानी कि बैठ बेगाड़ी मतलब बेगाड़ी खटवाया जाता था, बिना पैसा दिए ही काम लिया जाता था। तो ये जो व्यवस्था थी इसका भी विरोध इसमें शामिल था, तो इस पर भी क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये दो जो इसके निष्कर्ष निकले। ठीक है, अब अगला देखिए चुआर विद्रोह, यह भी बहुत महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह है, चुआर विद्रोह। इसका समय काल देखिए 1768 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था। मुख्य रूप से इसका क्षेत्र क्या है, तो मेदिनीपुर। मेदिनीपुर कहाँ है, बंगाल में। तो मेदिनीपुर के क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था। चुआर एक जनजाति, एक आदिवासी वर्ग था, उन लोगों के द्वारा किया गया था। इसमें खास यही है कि इसके जो नेतृत्वकर्ता थे उसका नाम आपको याद रखना है और समय याद रखना है, क्षेत्र याद रखना है। तो दलभूम, कैलापाल, ढोलका, बाराभूम के राजा, ये तीन महत्वपूर्ण इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, दलभूम, कैलापाल, ढोलका और बाराभूम के राजा। और खास बात यह है कि चुआर विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह था, यानी कि हथियारबंद विद्रोह था, हथियार के साथ ये लोग विद्रोह कर रहे थे और अंग्रेजों को मार रहे थे। तो चुआर विद्रोह को भी बहुत सख्ती से अंग्रेजों ने फिर बाद में दबा दिया था। ठीक है, अब आइए खासी विद्रोह। खासी विद्रोह खासी जनजाति के द्वारा किया गया। इसका समय काल देखिए 1827 से 1833 ईस्वी के बीच जो है
खासी विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? तो खासी तो आप जानते ही हैं, गारो खासी जयंतिया, यह मेघालय की पहाड़ी है। तो मेघालय और बंगाल के बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में इसका यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, खासी विद्रोह। तो खासी एक जनजाति है जो खासी पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ी है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये लोग, खासी जनजाति। तो इन लोगों ने विद्रोह किया था। इसका समय काल आप देख लीजिए, 1827 से 1833 ईस्वी के बीच विद्रोह है। 1824 ईस्वी में घटना क्या हुई है, अंग्रेजों द्वारा असम और सिलहट के बीच सैन्य मार्ग बनाने का यह विरोध कर रहे थे। तो देखिए, असम और सिलहट के बीच सैनिक मार्ग बनाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, जिसका विरोध इन लोगों ने किया था। और विरोध क्यों किया था? इसलिए कि ये अगर सैनिक मार्ग बन जाता तो वो सेना इस मार्ग से होते हुए मेघालय का जो एरिया है, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जो गारो खासी जयंतिया का एरिया है, उस पर कब्जा कर लेते। एक दूसरा की मार्ग बनाने के कारण जो है, जो जनजातीय जो एरिया बीच में पड़ता था उस सबको नष्ट किया जा रहा था। तो ये सब कारण था जिस वजह से इसका विरोध हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? तो खासी के जो मुखिया थे तीरथ सिंह, बहुत महत्वपूर्ण है ये। खासी जनजाति के जो मुखिया थे, आप जानते हैं कि जनजातीय व्यवस्था क्या होती है, कबीलाई व्यवस्था होती है। तो उसमें एक मुखिया होते तीरथ सिंह मुखिया थे, उन्होंने क्या किया था, इस खासी विद्रोह को नेतृत्व दिया था। 1833 ईस्वी में सैन्य कार्रवाई करके इस विद्रोह को दबा दिया गया, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा सैन्य कार्रवाई करते हुए इस विद्रोह को दबा दिया गया, खासी विद्रोह को। अब आइए नेक्स्ट, अब अगला है रमौसी विद्रोह। यह भी महत्वपूर्ण है, रमौसी विद्रोह। सबसे पहले तो इसका देखिए 3 फेज में यह विद्रोह हुआ है अलग अलग कारणों से। 1822 में एक बार हुआ, फिर 25-26 में, और फिर 39 से 41 ईस्वी के बीच। तो 3 फेज में, ये 3 चरणों में रमौसी विद्रोह हुआ है। सबसे पहले समझिए कि ये रमौसी जो आदिवासी जनजाति है, ये लोग कहाँ रहते थे? इसका क्षेत्र था पश्चिम घाट, महाराष्ट्र का एरिया, जो एक पट्टी वाला एरिया है पश्चिमी घाट, उस एरिया में ये फैले हुए थे, और ये महाराष्ट्र का एरिया मुख्य रूप से था। तो पहला जो 1822 ईस्वी में विद्रोह हुआ था वह हुआ था चित्तर सिंह के द्वारा। चित्तर सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया था। तो वही कारण रहा है, जो क्षेत्र में प्रवेश अंग्रेजों का इलीगल प्रवेश था इन लोगों के क्षेत्र में, तो उसका विरोध करते हुए 1822 ईस्वी में सबसे पहले चित्तर सिंह ने इसका विरोध किया था, विद्रोह किया था। रमौसी विद्रोह के नेता पूछे जाएंगे तो चित्तर सिंह 1822 में। बाद में देखिए 25-26 में क्या हुआ। 25-26 में अकाल पड़ा, और अकाल प्रभावित जो लोग थे उनमें से एक नेतृत्व उभरा उमा जी, और उमा जी के नेतृत्व में जो है इस समय काल में 25-26 में फिर से विद्रोह हुआ। इसका तीसरा चरण भी था। तीसरा चरण 1839 ईस्वी में क्या हुआ, सतारा के जो शासक थे, जो राजा थे प्रताप सिंह, उनको क्या किया गया, पदच्युत कर दिया गया, यानी कि पद से हटा दिया गया, राजा के पद से हटा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो प्रताप सिंह के नेतृत्व में, इनके सहयोग में, इनके समर्थन में एक बड़ा भारी विरोध हुआ, और इस विद्रोह का जो समर्थन कर रहे थे और जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर। तो ये ध्यान रखेंगे, 39 वाला का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर। तो आपने समझ लिया कि रमौसी विद्रोह जो है 3 अलग अलग समय काल में 3 फेज में हुआ, और बाद में सभी को धीरे धीरे अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। देखिए अगला जो विद्रोह है वह है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह जो है वह आंध्र प्रदेश के जो गोदावरी नदी है उसके उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले ये आदिवासी थे रंपा, और इन्होंने जो विद्रोह किया था उसका समय काल देखिए 1922 से 1924 ईस्वी का ये समय काल है। क्यों किया? तो कारण लगभग वही है, साहूकारों के शोषण, वन कानूनों का उल्लंघन, सूदखोरी, बेगारी के विरुद्ध, ये वही कारण है जो बाकी आदिवासी आंदोलनों पे लागू होते हैं। तो देखिए वन कानूनों का उल्लंघन, जो इनके लिए वन जो क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र हुआ करता था उस पे कुछ कानून लगाए गए अंग्रेजों के द्वारा, इन लोगों ने अनजाने में ही उसका जो उल्लंघन किया, और उसके बाद इस पे क्या हुआ, कड़ी कार्रवाई की गई इन जनजातियों पर। फिर साहूकारों का शोषण तो मैंने समझाया ही है, सूदखोरी समझाया ही है, बेगाड़ी जो खटवाया जाता था बिना पैसा दिए। तो ये सब के खिलाफ कुल मिलाकर एक विद्रोह था, एक विरोध था रंपा विद्रोह। इसका नेतृत्व किसने किया था? महत्वपूर्ण है, अल्लूरी सीताराम राजू। पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो इसका जो नेतृत्व किया था उसने, किसने किया था? तो अल्लूरी सीताराम राजू। और सीताराम राजू को असहयोग आंदोलन से प्रेरणा मिली थी। असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था, देखिए समय काल लगभग वही है, 20-22 में वो भी हुआ था। तो उसी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे कौन? अल्लूरी सीताराम राजू। इस विद्रोह में खास क्या था? तो गुरिल्ला पद्धति से यह विद्रोह, युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग इसमें किया गया था रंपा विद्रोह में। अब देखिए अगला जो महत्वपूर्ण विद्रोह है वो है नागा विद्रोह। नागा जनजाति तो आप जानते ही हैं, नागालैंड और मणिपुर का जो एरिया है उस क्षेत्र में था। तो ये खासकर मणिपुर और बाद में नागालैंड का जो क्षेत्र है उसमें ये फैला था।
ये नागा विद्रोह का समय काल क्या था? तो 1930 से 1932 का यह समय काल था। बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है यह, दक्षिण नॉर्थ ईस्ट का, पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। सामाजिक एकता, पुराने रीति रिवाजों के खिलाफ यह विद्रोह था। यह जो विद्रोह हुआ था यह सामाजिक एकता के लिए था, यह पुराने रीति रिवाजों के खिलाफ यह विद्रोह, नागा विद्रोह हुआ था। इसको प्रारंभ किसने किया था? तो प्रारंभ किया था, यानी कि पहला जो नेतृत्व दिया था वो था रोंगमई जदोनांग। रोंगमई जदोनांग इसने सबसे पहले इस विद्रोह को शुरू किया था, यानी कि नेतृत्व दिया था। अगस्त 1931 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया? तो इस जदोनांग को, ये जो नेतृत्व करता थे, इनको क्या किया? फांसी दे दिया। अंग्रेजों ने फांसी दे दिया तो नेतृत्व विहीन हो गया यह नागा विद्रोह। लेकिन तुरंत क्या हुआ? 17 वर्षीय नागा युवती महिला थी गेडिन ल्यू। गेडिन ल्यू ने क्या किया? नेतृत्व संभाल लिया। 17 वर्षीय नागा युवती थी ये गेडिन ल्यू। इसने इस आंदोलन को क्या किया? आगे बढ़ाया, इस विद्रोह को आगे बढ़ाया। और ये इतनी मजबूत महिला थी कि इसके बारे में समझिए। सबसे पहले तो ये गांधी जी के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो यही समय काल है, आप देख सकते हैं। तो गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित होकर ये बढ़ा रही थी इस आंदोलन को, इससे इसको जोड़ भी दी थी आंदोलन को। तो इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है कौन सा विद्रोह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो ये नागा विद्रोह है। जैसे असहयोग आंदोलन से प्रेरित कौन सा विद्रोह था? तो रंपा विद्रोह। अब देखिए घटनाएं क्या हुई। अक्टूबर 1932 ईस्वी में गेडिन ल्यू को गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और गिरफ्तार करके आजादी तक रखा जाता है जेल में। 1947 में जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त को, उसके बाद जो है इसको जेल से रिहाई मिली। किसको? गेडिन ल्यू को। जवाहरलाल नेहरू और आजाद हिंद फौज, जवाहरलाल नेहरू और आजाद हिंद फौज ने गेडिन ल्यू को क्या कहा था? रानी की उपाधि दी थी। रानी कहा था इनको, रानी की उपाधि दी थी। और बाद में जो है इनके जो विचार थे, धार्मिक विचार थे, उस पर एक पंथ भी शुरू हो गया जिसका नाम था हरका पंथ। तो गेडिन ल्यू के ही विचारों पर आधारित यह पंथ, हरका पंथ, प्रारंभ हो गया था। तो दोस्तों अभी आपने रंपा विद्रोह और नागा विद्रोह को समझा है, बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है। और आज का जो ये पूरा वीडियो है वो है जनजातीय विद्रोहों पर आधारित, यानी कि भारत में जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय काल में जो आदिवासियों के द्वारा अंग्रेजों का विरोध किया गया उस पर आधारित यह वीडियो था। अब जो अगला वीडियो होगा वो होगा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में किसानों द्वारा जो विद्रोह किया गया अंग्रेजों के खिलाफ हो या साहूकारों जमींदारों के खिलाफ, जो भी विद्रोह किए गए किसानों के द्वारा, उस पर होगा अगला पार्ट। तो दोस्तों देखते रहिए हाइप क्लासेस। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।